सर्जरी से एक दिन पहले मेरा बेटा मुझे अपने घर ले गया था। मुझे लगा था कि ऑपरेशन से पहले कुछ दिन अपने बेटे और बहू के साथ रहूंगी तो मन को भी सहारा मिलेगा। लेकिन उसी रात मैंने अपने कमरे के बाहर बहू की एक ऐसी बात सुन ली कि बिना किसी को बताए मैं सुबह 4 बजे अपना छोटा सा बैग उठाकर वापस अपने पुराने घर लौट आई। अस्पताल जाने से पहले मेरा दिल बीमारी से नहीं, अपने ही लोगों की बातों से टूट चुका था। मेरा नाम सरोज है। मेरी उम्र 60 साल है। पति का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। उसके बाद मैं अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेले रहने लगी। मेरा एक ही बेटा था, अमित। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे। बहू का नाम पूजा था। दोनों शहर में नौकरी करते थे और अपने फ्लैट में रहते थे। अमित हर रविवार मुझसे मिलने आता था। वह हमेशा कहता, माँ, आप अकेली क्यों रहती हैं? हमारे साथ चलकर रहिए। लेकिन मैं हर बार मुस्कुराकर मना कर देती। मुझे अपना पुराना घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। वहाँ हर कोने में मेरे पति की यादें थी। कुछ दिन पहले डॉक्टर ने मेरी जांच के बाद बताया कि पित्त की थैली में पथरी है और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कहा कि यह असामान्य सर्जरी है, लेकिन ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक किसी अपने का साथ जरूरी होगा। मैंने सोचा था कि अस्पताल से लौटकर पड़ोस वाली शांति बहन कुछ दिन मेरी मदद कर देंगी। लेकिन जब अमित को इस बात का पता चला तो वह उसी शाम मेरे घर आ गया। उसने कहा, माँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। आप मेरे साथ चल रही हैं, ऑपरेशन तक भी और उसके बाद भी। मैंने मना किया, बेटा, तुम दोनों नौकरी करते हो, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर आज भी आपने ऐसा कहा तो मुझे बहुत दुख होगा। आपने पूरी जिंदगी मेरे लिए बिताई है, अब मेरी बारी है। बेटे की आंखों में अपनापन देखकर मैं मना नहीं कर पाई। अगले दिन सुबह वह मुझे अपने फ्लैट में ले आया। पूजा ने दरवाजा खोला, मुस्कुराकर मेरे पैर छुए और बोली, माँ जी, अब आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मन ही मन सोचा कि शायद मैं बेकार ही चिंता कर रही थी। दोपहर का खाना साथ में खाया। पूजा ने मेरी पसंद की लौकी की सब्जी भी बनाई थी। शाम तक सब कुछ सामान्य लगा। अमित बार बार पूछ रहा था कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। रात को उसने मेरे कमरे में पानी, दवाइयाँ और मोबाइल रख दिया। उसने कहा, माँ, सुबह 8 बजे अस्पताल निकलेंगे, आप आराम से सो जाइए। मैं भी निश्चित होकर अपने कमरे में लेट गई। लेकिन करीब 10:30 बजे मेरी दवा का समय हुआ तो मैंने देखा कि पानी का गिलास खाली है। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकली ताकि रसोई से पानी ले आऊं। तभी ड्राइंग रूम की लाइट जल रही थी। अमित और पूजा धीरे धीरे बात कर रहे थे। मेरा इरादा उनकी बात सुनने का नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं रसोई के पास पहुंची, पूजा की आवाज मेरे कानों में पड़ी, देखो अमित, ऑपरेशन के बाद अगर माँ जी 2-3 महीने यहीं रुक गई तो मेरी नौकरी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे कदम वहीं रुक गए। अमित कुछ बोलने ही वाला था कि पूजा फिर बोली, मैं बुरी नहीं हूँ, लेकिन ऑफिस, घर और अस्पताल सब एक साथ कैसे संभालूंगी? मैंने आगे कुछ नहीं सुना। बस इतना सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। इतने में अमित का फोन बजा और वह बालकनी की तरफ चला गया। मुझे लगा अब और सुनना ठीक नहीं, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। मुझे लगा कि मेरी वजह से इन दोनों पर बोझ बढ़ जाएगा। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार वही शब्द कानों में गूंज रहे थे, अगर माजिद 2-3 महीने तक यहीं रुक गई। मैंने अपने जीवन में हमेशा यही कोशिश की थी कि कभी किसी पर बोझ न बनूं। पति के जाने के बाद भी अकेले रहना इसलिए चुना था ताकि बेटे की जिंदगी आसान रहे। रात के करीब 3 बजे मैंने फैसला कर लिया, सुबह किसी के उठने से पहले मैं अपने पुराने घर लौट जाऊंगी। मैंने धीरे धीरे अपना छोटा सा बैग तैयार किया। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, दवाइयाँ और मेडिकल फाइल रखी। फिर एक कागज पर लिखा, बेटा, तुम दोनों खुश रहो, मैं अपने घर जा रही हूँ। अस्पताल समय पर पहुंच जाऊंगी, मेरी चिंता मत करना। सुबह 4 बजे जब पूरा फ्लैट सो रहा था, मैंने दरवाजा धीरे से खोला और बाहर निकल गई। सड़क पर हल्की ठंड थी। ऑटो लेकर मैं अपने पुराने घर पहुंच गई। दरवाजा खोला, अंदर आई और कुर्सी पर बैठते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा कि शायद मैंने सही फैसला लिया है, लेकिन मुझे यह बिल्कुल नहीं पता था कि मैंने रात की पूरी बात सुनी ही नहीं थी। सुबह ठीक 6 बजे अमित की नींद खुली।
उसने सबसे पहले मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला तो बिस्तर खाली था। तकिए के पास रखा मेरा छोटा सा कागज देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से वह चिट्ठी पढ़ी। बेटा, तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने घर लौट रही हूँ। मेरी चिंता मत करना। अस्पताल समय पर पहुंच जाऊंगी। चिट्ठी पढ़ते ही अमित घबरा गया। उसने तुरंत पूजा को आवाज दी। पूजा भी दौड़कर आई। दोनों ने पूरा फ्लैट देखा, लेकिन मैं कहीं नहीं दिखी। अमित ने तुरंत मेरा मोबाइल मिलाया। मैंने फोन उठाया तो उसने घबरा कर कहा, माँ, आप कहाँ हैं? बिना बताए क्यों चली गई? मैंने शांत स्वर में कहा, मैं अपने घर पर हूँ बेटा। तुम दोनों अपनी नौकरी देखो। मैं पड़ोस की शांति बहन के साथ अस्पताल चली जाऊंगी। अमित ने पूछा, लेकिन माँ, अचानक ऐसा फैसला क्यों? मैं कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कल रात मैंने पूजा की बात सुन ली थी। मैं सच में तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। इतना कहते ही मैंने फोन रख दिया, क्योंकि मेरी आवाज भर्रा गई थी। उधर अमित कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसने धीरे धीरे पूजा की तरफ देखा और पूछा, तुमने माँ से ऐसा क्या कहा था? पूजा हैरान रह गई। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? अमित ने पूरी बात बता दी। यह सुनते ही पूजा ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, हे भगवान, माँ जी ने हमारी पूरी बात सुनी ही नहीं। अमित ने हैरानी से पूछा, मतलब? पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर ऑपरेशन के बाद माँ जी 2-3 महीने यहीं रहेंगी तो अकेले सब संभालना मुश्किल होगा। लेकिन उसके तुरंत बाद मैंने यह भी कहा था कि मैं 1 महीने की वर्क फ्रॉम होम की छुट्टी मांग लूंगी और जरूरत पड़ी तो अपनी मम्मी को भी बुला लूंगी, ताकि माँ जी की देखभाल अच्छे से हो सके। लेकिन शायद माँ जी वह हिस्सा सुने बिना ही चली गई। अमित कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उसे याद आया कि सचमुच उसी समय उसके मोबाइल पर ऑफिस का फोन आया था और वह बालकनी में चला गया था। शायद उसी बीच में अपने कमरे में लौट गई थी। पूजा रोते हुए बोली, मैं माँ जी को बोझ कैसे कह सकती हूँ? उन्होंने मुझे हमेशा बेटी की तरह रखा है। मैं तो सिर्फ इस बात की चिंता कर रही थी कि कहीं उनकी देखभाल में कोई कमी न रह जाए। अमित ने बिना एक पल गवाए कार की चाबी उठाई और दोनों मेरे पुराने घर पहुंच गए। मैं बरामदे में बैठी दवा खा रही थी। उन्हें देखते ही समझ गई कि वे सीधे यहीं आए हैं। अमित मेरे सामने आकर घुटनों के पल बैठ गया और बोला, माँ, आपने पूरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जितना सुना उतना ही मेरे लिए काफी था। तभी पूजा मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल थी। उसने मेरे हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, अगर आज आप मेरी बात सुन लेती तो शायद आपके मन में मेरे लिए गलतफहमी कभी नहीं आती। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने धीरे धीरे पूरी बात बताई। वर्क फ्रॉम होम की बात, अपनी माँ को बुलाने की बात और डॉक्टर से पहले की छुट्टी की जानकारी लेने की बात। उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने ऑफिस के एचआर को भेजा हुआ छुट्टी का ईमेल भी मुझे दिखाया, जो उसने पिछली रात ही भेजा था। ईमेल का समय वही था जब मैं अपने कमरे में लौट चुकी थी। कुछ क्षण तक स्क्रीन देखती रही। अब मुझे समझ आ गया था कि मैंने सचमुच अधूरी बात सुनकर पूरा फैसला कर लिया था। मेरे चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने धीरे से कहा, पूजा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। पूजा तुरंत मेरे गले लग गई और रोते हुए बोली, माँ जी, माफी आप नहीं, मैं मांगूंगी। मुझे वह बात आपके सामने ही करनी चाहिए थी, आपके पीठ पीछे नहीं। अगर मैं सीधे आपसे अपनी चिंता कह देती तो आज ये गलतफहमी पैदा ही नहीं होती। तभी पड़ोस की शांति बहन भी आ गई। उन्होंने पूरी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, रिश्ते अक्सर बुरी नीयत से नहीं, अधूरी बात और गलतफहमी से टूटते हैं। उनकी बात सुनकर हम तीनों कुछ पल चुप रहे, लेकिन उसी समय अस्पताल से फोन आया। रिसेप्शन से याद दिलाया गया कि ऑपरेशन का समय दोपहर का है और हमें समय पर पहुंचना होगा। अमित ने मेरी मेडिकल फाइल उठाई और कहा, माँ, अब 1 मिनट भी देर नहीं करेंगी। पहले आपका ऑपरेशन होगा, बाकी बातें बाद में। मैं कार में बैठ तो गई, लेकिन मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी। अगर मैं 5 मिनट और रुककर पूरी बात सुन लेती तो शायद अपने ही बच्चों के प्यार पर कभी शक नहीं करती। अब ऑपरेशन से पहले सिर्फ एक परीक्षा डॉक्टर की नहीं थी, हमारे रिश्तों की भी थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते मेरे मन का डर ऑपरेशन से ज्यादा अपनी ही सोच पर होने लगा था। रास्ते भर कार में कोई ज्यादा बात नहीं हुई। अमित बार बार रियर व्यू मिरर से मुझे देख रहा था और पूजा चुपचाप मेरे हाथ पर अपना हाथ रखे बैठी थी। अस्पताल पहुंचकर सारी औपचारिकताएं पूरी हुई।
डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, घबराइए मत, यह सामान्य सर्जरी है। 2-3 घंटे में ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। मैं स्ट्रेचर पर लेटी ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी। तभी मैंने अमित और पूजा को पास बुलाया। मैंने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, आज मुझे तुम दोनों से एक वादा चाहिए। अगर कभी मन में कोई बात हो तो उसे छिपाना मत, और अगर किसी की बात अधूरी सुनो तो उस पर कभी फैसला मत करना। मैंने कल रात यही गलती की थी। दोनों ने एक साथ सिर हिला दिया। कुछ देर बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, ऑपरेशन सफल रहा, मरीज बिल्कुल ठीक है। यह सुनते ही अमित और पूजा ने राहत की सांस ली। मुझे होश आने में थोड़ा समय लगा। जब मैंने आंखें खोली तो सबसे पहले सामने अमित बैठा दिखाई दिया। उसकी आंखों के नीचे रात भर की जागी हुई थकान साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ पूजा बैठी थी, जिसने पूरी रात मेरे हाथ पर से अपना हाथ नहीं हटाया था। मुझे होश में आता देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले 3 दिन मैं अस्पताल में रही। पूजा ने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम की छुट्टी ले ली थी। वह हर दवा का समय नोट करती, डॉक्टर की हर बात ध्यान से सुनती और हर रात को भी मेरे कमरे से बाहर नहीं जाती। एक दिन मैंने उससे कहा, बेटी, तुम घर जाकर आराम कर लो, मैं ठीक हूँ। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, जब मैं बीमार पड़ी थी तब आपने 3 रातें मेरे सिरहाने बैठकर काटी थी। आज मेरी बारी है। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे याद आया कि शादी के कुछ महीनों बाद उसे तेज बुखार हुआ था, और सचमुच मैंने कई रातें उसकी देखभाल में बिताई थी। मुझे समझ आ गया कि रिश्तों में किया गया स्नेह कभी बेकार नहीं जाता, बस लौटने में समय लग सकता है। चौथे दिन डॉक्टर ने मुझे घर ले जाने की अनुमति दे दी। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरे लिए नीचे वाले कमरे की पूरी व्यवस्था बदल दी गई थी। बिस्तर की ऊंचाई कम कर दी गई थी। बाथरूम में पकड़ने के लिए रॉड लगवा दी गई थी और दवाइयों के लिए अलग मेज रखी गई थी। मैंने हैरानी से पूछा, यह सब कब हुआ? अमित मुस्कुराया और बोला, जिस रात आप हमारे घर आई थी उसी रात हमने तय कर लिया था कि ऑपरेशन के बाद आपको आराम में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूजा ने कहा, और यह सब इसलिए जरूरी था कि आपको बार बार सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। मैं कुछ क्षण तक कमरे को देखती रही। फिर मेरी नजर एक फाइल पर पड़ी। उसमें अस्पताल का शेड्यूल, दवाइयों की सूची, डॉक्टर की सलाह और पूजा द्वारा बनाई गई एक दिनचर्या रखी थी। किस समय दवा देनी है, किस समय खाना, किस समय टहलना और किस दिन फॉलो चेकअप करना। मुझे एहसास हुआ कि जिस लड़की को मैंने एक अधूरी बात के आधार पर गलत समझ लिया था, वह पिछले कई दिनों से मेरी देखभाल की पूरी तैयारियां कर रही थी। उसी शाम मैंने अमित और पूजा दोनों को अपने पास बुलाया। मैंने शांत आवाज में कहा, आज मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही सीखा कि किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसी डर में मैंने अपने ही बच्चों के प्यार पर शक कर लिया। अमित ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ, गलती सिर्फ आपकी नहीं थी। अगर हम अपनी चिंता आपके सामने खुलकर बताते तो यह गलतफहमी होती ही नहीं। पूजा ने भी मुस्कुराकर कहा, अब इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। हमारे घर में अब कोई बात मन में नहीं रखेगा। मैंने पहली बार खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक नियम मैं भी बनाऊंगी। अगर भविष्य में कभी किसी की आधी बात सुनाई दे तो बाकी आधी पूछे, बिना कोई फैसला नहीं होगा। तीनों हंस पड़े। लगभग 1 महीने बाद मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई। एक दिन मैंने अमित से कहा, अब मैं अपने पुराने घर वापस चली जाऊं? वह मुस्कुराया और बोला, माँ, फैसला आपका होगा, लेकिन अब यह मत सोचिए कि आप किसी पर बोझ हैं। यह घर आपका भी उतना ही है जितना हमारा। मैंने कुछ दिन और वहीं रहने का फैसला किया। उस दिन शाम की चाय हम तीनों ने बालकनी में साथ पी। हल्की हवा चल रही थी और मेरे मन में अजीब सी शांति थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन अपने दिवंगत पति से कहा, देखो, हमारा बेटा सचमुच बड़ा हो गया है। उस घटना ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। रिश्ते अक्सर बुरे लोगों की वजह से नहीं टूटते, बल्कि अधूरी बातें, गलत फहमियां और मन में चुपचाप बना लिए गए फैसले उन्हें कमजोर कर देते हैं। इसलिए कभी किसी भी रिश्ते में फैसला लेने से पहले पूरी बात सुन लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।